नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो पेपर फर्स्ट है उसके एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को, जिसका नाम है शैक्षणिक प्रबंधन और प्रशासन। यहाँ आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन सभी 15 क्वेश्चन को सही करने का हमारा टारगेट है। उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लासेस तैयार की जा रही है। मुझे उम्मीद है आप सभी की एजुकेशन, आप सभी की पढ़ाई, आप सभी की स्टडी बड़े अच्छे से चल रही होगी दोस्तों। और दोस्तों, ये जो क्लासेज है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो रही होगी। अगर सच में आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आपको इस कोर्स से लाभ हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे, ताकि आपके लिए और ज़्यादा अच्छे ढंग से हम कार्य कर सके, हमारी टीम काम कर सके दोस्तों। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने शुरू किया था जो हमारी नई शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति 2020 है, हमने उसको शुरू किया था और उसकी काफ़ी चीज़ों को डिस्कस हमने कर लिया था। इस वीडियो में भी हम उसी के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जो बाकी चीज़ें रह गई थी। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास की टाइमिंग वगैरह है, जो भी सूचनाएं होती हैं वो यहाँ पर आपको मिलती है। PDF भी आपको यहीं प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही अगर आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, राकेश सर अतुल्य आरएएस के नाम से आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा और ऐप स्टोर में भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आने वाले समय में क्लास नोट्स, फ्री टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, PDF आदि अवेलेबल करवाई जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी अवेलेबल करवाया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आइएगा शुरू करते हैं क्लास को। इस क्लास में हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विषय में। ये इसका दूसरा भाग है। काफ़ी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी और जो हमारा 18 वर्ष तक का जो एजुकेशन का प्रोग्राम था वो हमने देख लिया था, यानी कक्षा 12 तक को हमने देख लिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं उच्च शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार किया गया है दोस्तों। तो यहाँ जो सबसे पहला सुधार आता है वो है बहुस्तरीय प्रवेश एवं निकासी। अब यहाँ जो परिवर्तन हुआ उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि नई शिक्षा नीति से पहले क्या होता था। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें 3 या 4 साल की स्टडी हुआ करती थी, 3 या 4 साल की एजुकेशन हुआ करती थी। 3 या 4 साल के किसी डिग्री कोर्स में आपने भाग लिया और किसी कारण से आपने 2 साल पढ़ के छोड़ दिया या 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी और न ही उस पढ़ने का कोई औचित्य रह जाता था, कोई महत्व नहीं रह जाता था। अब इस पद्धति में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया है बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी के विषय में। यानी अब अगर आप 1 साल पढ़ लेते हैं कॉलेज में तो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी आप सर्टिफाइड माने जाएंगे। आपके उस 1 साल की भी वैल्यू है जो आपको सर्टिफिकेट के रूप में मिलने वाली है। 2 वर्ष पढ़ लेते हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिलेगा और 3 या 4 साल की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। यानी अब आपने 1 या 2 साल भी पढ़ा है तो आपकी पढ़ाई खराब नहीं है, वो आपकी काउंट होगी, उसका महत्व रहेगा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री के रूप में। उम्मीद है ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की। ये एक एकेडमिक बैंक है जहाँ पर क्रेडिट किया जाता है। तो क्या क्रेडिट किया जाता है, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से, कॉलेज से हमने जो भी अंक प्राप्त किए या जो भी हमने क्रेडिट प्राप्त किया उसको डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। पहली बात, जो हमने कहीं से अंक प्राप्त किए हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों से अंक प्राप्त किए, क्रेडिट किया, वो डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। और अलग अलग संस्थानों में जहाँ जहाँ आपने जो भी डिग्रीज वगैरह ली है, जो भी पढ़ा है आपने, उन प्रदर्शन के आधार पर आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिएगा सबसे बड़ी बात कि जो छात्र हायर एजुकेशन नहीं चाहते हैं, उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो छात्र उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए जो डिग्री होगी वो 3 वर्ष की होगी, यानी वो 3 वर्ष में डिग्री ले सकते हैं। किंतु शोध करने वाले जो छात्र हैं, शोध करने वाले जो छात्र होंगे, उच्च शिक्षा लेने वाले होंगे, उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो 4 वर्ष की होगी।
यानी जो केवल डिग्री तक रहना चाहते हैं तो वो 3 साल की डिग्री करें। शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री कितने साल की होगी? 4 साल की होगी दोस्तों। फिर एक और बड़ा परिवर्तन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी एमए जिसे अपने कहते हैं, 1 साल बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी तो छोड़ने का विकल्प रहता है दोस्तों। यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जो है आपका पीजी का कोर्स है, 1 वर्ष बाद पढ़ाई छोड़ने का भी ऑप्शन आपके पास में रहेगा। इसमें एक 5 साल का संयुक्त कोर्स बनाया जाएगा। कौन सा? 5 वर्ष का एक संयुक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स बनाया जाएगा, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ने का आपका विकल्प शेष रहेगा दोस्तों। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में सभी विद्यालयों के लिए एक समान नियम रहेंगे, ये जरूरी बात है। सभी विद्यालय, चाहे वो कौन सा विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, कोई राज्य विश्वविद्यालय हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, कोई प्राइवेट विश्वविद्यालय हो, इन सब के लिए नियम जो है वो एक समान रहेंगे, एक जैसे नियम रहेंगे। पहले ये नियम क्या थे? अलग अलग हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं कॉमन एडमिशन टेस्ट की। किसकी? कॉमन एडमिशन टेस्ट एक लिया जा रहा है, CAT कॉमन एडमिशन टेस्ट। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करवाई जाएगी। यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कैट नाम की एक परीक्षा पास करनी होगी। CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट जो है वो आपको पास करना होगा, कॉमन परीक्षा देनी होगी। और ये जो परीक्षा का आयोजन करवाएगा वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के द्वारा करवाया जाएगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, संस्था के लिए यह प्रवेश परीक्षा कोई अनिवार्य नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि जरूरी ही है कि वो उस परीक्षा को ले ही ले, नहीं लेना चाहे तो नहीं ले भी सकती है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीयकरण की। हमारी हायर एजुकेशन का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे किया जाएगा? तो भारत के सर्वप्रथम महाविद्यालयों को अपने परिसर या अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सबसे पहली बात तो कि महाविद्यालय जो हैं उनको अपने परिसर अन्य देशों में भी स्थापित करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी हमारे जो कॉलेज हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में भी कॉलेज खोल सकेंगे। साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। यानी हमारे कॉलेज जो हैं वो वैश्विक स्तर पर किसी दूसरे देश में खोल सकेंगे, और विश्व के कोई चुनिंदा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, तो वो भी भारत में संचालन कर सकेगी अपनी जो एकेडमी है उनका दोस्तों। यानी अब जो हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे थे, ऑक्सफोर्ड वगैरह जा रहे थे, तो उनके लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है वहाँ की कोई एक ब्रांच यहाँ आ जाए जो आपको ऑक्सफोर्ड की डिग्री दिला रही हो, या फिर हमारी बीकानेर यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है, जयपुर यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है, वो आपको कहीं और देखने को मिल जाए। जो राष्ट्रीय स्तर के जो विद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय होंगे, यहाँ पर देखिएगा वापस जो महाविद्यालय हैं वो बाहर भी कॉलेज खोल सकेंगे दोस्तों। फिर देखिएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC जिसकी हम बात करते हैं, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसकी हम बात करते हैं AICTE, और साथ ही साथ हम बात करते हैं नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी हम बात कर रहे हैं NCTE की। इन सभी को समाप्त करके एक रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाया जाएगा। एक अलग रेगुलेटरी बॉडी है उसका निर्माण करवाया जाएगा। यानी ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, इन सभी को समाप्त करके एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं शिक्षकों से संबंधित क्या क्या सुधार किए जा रहे हैं। नेशनल मेटरिंग प्लान जो है उसके तहत शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा, यानी शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या क्या होगा इनके लिए? शिक्षकों की भर्ती प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से करवाई जाएगी। यानी टीचर्स की जो भर्ती होगी वो एकदम प्रभावकारी और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएगी। उसमें जो है फेयर काम किया जाएगा, ऐसा इसमें व्यवस्था की जा रही है इस नई शिक्षा नीति में। और जो पदोन्नति है वो भी ऐसा नहीं है कि साल हो गए तो पदोन्नति मिल जाए, यानी अब ये पदोन्नति भी योग्यता यानी शैक्षणिक प्रशासन और समय समय पर कार्य प्रदर्शन जो है, शैक्षणिक प्रशासन और समय समय पर जो कार्य प्रदर्शन किया जा रहा है उसके आकलन के आधार पर ही पदोन्नति की जाएगी, न कि ऐसे ही चलती रहेगी दोस्तों।
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक NPST तैयार किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहा हमने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा। किसके लिए तैयार किया जा रहा है? ये शिक्षकों के लिए एक मानक, प्रोफेशनल मानक तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी दोस्तों। प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का जो अनुपात है वो 30:1 से कम हो। क्या कहा हमने? प्रत्येक स्कूल में शिक्षक छात्रों का अनुपात 30:1 से कम हो, यानी 30 से कम होनी चाहिए। एक पर 30 से ज़्यादा जो, यानी एक अध्यापक और 30 विद्यार्थी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बालकों के अधिकता वाले क्षेत्रों में यह अनुपात 25:1 से भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी कोई ऐसा स्थान है जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित स्थान है, वहाँ पर जो स्कूल है वहाँ 25:1 से भी कम होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षा की जाएगी कि वो स्वयं व्यावसायिक विकास करे, यानी पेशे से संबंधित आधुनिक विचार, नवाचार, खुद में सुधार करने के लिए स्वेच्छा से 50 घंटों का व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में जाए। वो दोस्तों क्या कहा जा रहा है, हर शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वो स्वयं का व्यावसायिक विकास करें, यानी पेशे से संबंधित, टीचर से संबंधित जो भी आधुनिक विचार हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, खुद में सुधार करने के लिए अपनी इच्छा से, न कि किसी आदेश से, अपनी इच्छा से प्रत्येक वर्ष यानी हर साल 50 घंटों का कम से कम एक सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जरूर जाएं, उस कार्यक्रम में हिस्सा जरूर लें दोस्तों। शिक्षकों को गैर शिक्षण जो गतिविधियां हैं, जैसे कि जटिल प्रशासनिक कार्य, BLO वगैरह हो गए, मिड डे मील हो गए, ऐसे कार्यों में शामिल न करने का भी सुझाव दिया गया। यानी ऐसा नहीं करना चाहिए, शिक्षकों को इन कार्यों से दूर रखना चाहिए ताकि शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए दोस्तों। ECCE शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा 6 माह जो आंगनवाड़ी कर्मचारी 10+2 या अधिक योग्यता का डिप्लोमा कार्य करवाया जाएगा। दोस्तों क्या कहा हमने, वापस समझिएगा इस बात को कि ECC एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर्स हैं, जो आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, जिनकी योग्यता 10+2 से अधिक की है, उनको 6 माह या फिर 1 वर्ष का 6 माह या फिर 1 वर्ष का डिप्लोमा करवाया जाएगा दोस्तों। जो देखिए हमने क्या कहा, 10+2 है उसको तो 6 माह का, यानी जो 10+2 से कम है यानी 1 वर्ष का भी होगा। जो कर्मचारी क्या है, कम शैक्षणिक योग्यता रखता है, जो कम शैक्षणिक योग्यता रखता है उसके लिए क्या करवाया जाएगा, उसको 1 साल का डिप्लोमा होगा। और जो 12वीं से अधिक की योग्यता रखते हैं उन्हें 6 माह का डिप्लोमा कार्यक्रम करवाया जाएगा। जो इसके इन ECCE के शिक्षकों के अंतर्गत आते हैं, उनको प्रशिक्षण के लिए ये कार्य किया जाएगा दोस्तों। ECCE मतलब हम कहें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन शिक्षक जो हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए NCERT 6 माह और 1 साल का डिप्लोमा दे रही है, डिप्लोमा करवाएगी। जो 10+2 है वो पढ़े लिखे हैं, उनको 6 माह का देना है। जो कम है, इससे पढ़े लिखे, उनको 1 साल के डिप्लोमे की ज़रूरत होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCFTE का भी विकास किया जाएगा दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो NCERT है, उसके परामर्श के आधार पर अध्यापक की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का भी विकास किया जाएगा। वर्ष 2030 तक, क्या कहा हमने, 2030 तक शिक्षण कार्य के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed का होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी जो न्यूनतम डिग्री है पढ़ाने के लिए, शिक्षण कार्य के लिए 2030 तक ये होगा कि जो भी पढ़ाना चाहता है उसको 4 साल का इंटीग्रेटेड जो B.Ed है वो होना अनिवार्य किया जाएगा। यानी आने वाले समय के लिए B.Ed आपकी वही होने वाली है, 4 साल का एकीकृत B.Ed जिसमें BA B.Ed दोनों शामिल हुआ करते हैं दोस्तों।
संविदा शिक्षक यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर रखने के बजाय नियमित शिक्षक भर्ती पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 में RTE 2009 का विस्तार कर इसे कक्षा 12 तक और आयु 18 वर्ष तक करने का प्रावधान किया जाएगा, वहां तक बल दिया जाएगा। पहले 6 से 14 तक था ना, अब इसको कितना किया जा रहा है, 18 वर्ष तक किया जा रहा है। और शुरू कब से हो जाएगी, 3 से हो जाएगी ना, अब तो एजुकेशन जो है 3 साल से शुरू हो रही है, तो 18 साल तक यानी 14 के बाद में 4 साल आगे तक को भी इसमें शामिल किया जा रहा है दोस्तों। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 18 वर्ष तक उसको शामिल किया जा रहा है। फिर हम शिक्षण प्रणाली में क्या सुधार किया गया, यानी पढ़ाने की टेक्निक में क्या सुधार किया जाए, तो उच्चतर शिक्षण संस्थानों की हम बात करें थे, तो उच्चतर शिक्षण संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान, सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन संपन्न और बहुविषयक संस्थानों में रूपांतरित किया जाएगा। तो एक प्रकार से यहाँ कोई विषय समझने वाली बात तो है नहीं कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जो संस्थान है, उनको जो है उच्च साधन संपन्न और बहुविषयक संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा, जहाँ उनके पास में बहुत सारी हायर टेक्नोलॉजी होगी दोस्तों। 3 वर्ष से ही शिक्षा आरंभ हो जाएगी, ये सबसे बड़ी बात है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष से ही, पहले देखिए एक प्रकार से हम इसे ये कहें प्री नर्सरी की अगर हम बात करें, या हम कहें प्री स्कूलिंग की बात कर लेते हैं ना, प्री स्कूलिंग यानी स्कूलिंग से पहले प्री स्कूलिंग नहीं हुआ करती थी, बच्चा 6 साल की आयु में पढ़ना शुरू करता था, लेकिन अब पढ़ाई उसकी 3 साल की उम्र में ही सरकारी स्कूलों में शुरू हो जाएगी ECCE के माध्यम से, जिसकी बात अभी हमने की थी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के द्वारा प्रारंभ की जाएगी, और इसमें जो कार्य है वो आंगनबाड़ी के द्वारा भी किया जाएगा। कक्षा 9 से ही विषय चुनने की आज़ादी रहेगी। पहले जहां कक्षा 11 का विद्यार्थी होता था उसे सब्जेक्ट चुनना होता था, अब 9 से ही ये हमें आज़ादी रहेगी कि हम अपने सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनमें भी बदलाव कर अब 2 वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली के द्वारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव होगा, वर्ष में 2 बार। पहले एक वार्षिक परीक्षा होती थी, अब सेमेस्टर का बना दिया गया है सिस्टम। नई शिक्षा नीति के तहत मिड डे मील के साथ अब नाश्ता देने की भी बात कही गई है, बच्चों को नाश्ता भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सुबह के समय पौष्टिक नाश्ता मिले तो अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकारी होता है दोस्तों। जिनको पढ़ने में हमें दिमाग लगता है तो वहाँ पर एनर्जी अच्छी रहेगी बॉडी के अंदर, तो कार्य अच्छा हो पाएगा। एक बढ़िया हेल्दी नाश्ता बच्चों को दिया जाए, मिड डे मील तो मिले ही मिले, साथ में नाश्ता भी उनको दिया जाए। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ और बच्चे की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 9 से 12 के जो छात्र हैं उनमें गहरी समझ विकसित की जाए, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाए, इतना बढ़ाया जाए कि वो जीवन में बड़े लक्ष्यों का निर्धारण कर सके दोस्तों। फिर उनके शैक्षणिक भाषा में क्या सुधार किया गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। पहली बात किस पे जोर दिया गया है, भारतीय भाषा पर। इनमें भारतीय भाषा को त्रिभाषा फार्मूला यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। यानी अब जो पढ़ाई है त्रिभाषी सूत्र चलेगा, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या फिर हमारी स्थानीय भाषा या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसी में करवाई जाएगी। इससे अंग्रेजी भाषा जो हमारी मैकाले पद्धति है उससे निजात पाने में हमें आसानी रहेगी दोस्तों। यानी अंग्रेजी माध्यम की अनिवार्यता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। स्कूली और उच्च शिक्षा में संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। पाली वगैरह जो पुरानी भाषाएं हैं उन्हें भी हम ले सकेंगे। हाँ, लेकिन किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा कि तुझे यही लेना पड़ेगा, ऐसा थोपना नहीं है। विकल्प उपलब्ध रहेगा, हम चाहें तो शिक्षा में संस्कृत या अन्य प्राचीन भाषाओं को भी ले सकते हैं। दूसरा है पाठ्यक्रम जो है वो क्षेत्रीय भाषाओं में भी डेवलप किया जाएगा। वर्चुअल लैब इनके लिए जो है विकसित की जा रही है। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया जा रहा है, जिसे हम कहेंगे इंडियन
राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम भी बनाया इसके लिए जा रहा है। छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू हो जाएगा, ये एक बड़ी बात है। छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अंतर्गत छात्रों को छठी क्लास से ही इंटर्नशिप करवाई जा सकेगी, ये इसका एक बड़ा लाभ होगा। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विदेशी भाषाओं को सीखने का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी 9वीं कक्षा से ही छात्र चाहे तो फ्रेंच वगैरह जो हमारी विदेशी भाषाएं हैं उनको बच्चा सीख सकेगा। बधिर छात्र जो सुन नहीं सकते उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। बधिर जो बालक है जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर दोनों ही स्तर पर एक पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी। और हमारे भारतीय जो संकेत हैं, जो भारतीय भाषा के संकेत हैं जो बधिरों के लिए हैं, उनको पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा। भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, एक तो इस संस्थान की स्थापना की जाएगी और दूसरा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, तो भारतीय भाषाओं को संरक्षण मिले, विकास के लिए, इसलिए के लिए हम अपने 2 इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं। एक तो भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान है और दूसरा है फारसी, पाली और प्राकृत भाषा संस्थान। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने हायर एजुकेशन में हुए बदलाव के विषय में चर्चा की है। थोड़ा सा इसमें भी मैटर और रह जाता है जिसकी अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। सच में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।